देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं आवाज गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 2520 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 0। फिर 2 से 2 छक 12, 2 तीन 6 और 0। एक बार और 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से 3 एकम 3, 0 तिरछे 15, 3 त्रिका 9, तिरछे 15, 5 सत्तो 35 और 7 एकम 7। ठीक है, अब 10530 के फैक्टर कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 पंचे 10। अब 3 से काट देंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 16 हो गया, तिरछे 15, 1 बचा तिरछे 15, फिर 3 से कट जाएगा, तिरछे 15, 3 8 24, तिरछे 15 और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, तिरछे 15, तिरछक 18, तिरछे 15। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 13 एकम 13। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए। तो लिख लेंगे, पहले लिखेंगे 2520 के। तो हमारे पास क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब लिखेंगे 10530 के। 2 3 कितने बार हैं, 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 13। ठीक है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, मासा लिखेंगे पहले। ठीक है, मासा। तो देखो मासा में क्या होता है, जो चीज़ मिलती है, यानी 2 3 3 और 5। तो लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर देखो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 पंचे 30, 30 3 90। तुम्हारा मासा कितना आएगा, 90। अब लासा निकालेंगे। पहले यही नंबर लिख लेंगे, 2 3 3 और 5। इसके बाद अब जो बचे हैं वो लिख लो। 2 2 बार बचा तो 2 2 बार हो जाएगा, गुणा 7 बचा, गुणा नीचे में आते हैं 2 2 3 बचे, 1 और 2 और एक हमारा 13 बचे। ठीक है, इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना है, 2,94,800। ठीक है, 800। हमारा मासा आ गया 90 और लासा कितना आ गया, 2,94,840 आ गया। ठीक है, 840। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का खा। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा है, 2√3 एक अपरमेय संख्या है, तो इसका अपोजिट मान लेंगे। ठीक है, यानी कि 2√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, यानी माना। ठीक है, माना 2√3 एक परमेय संख्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2√3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। और PQ कैसे है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0। ओके, तो अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बराबर P/Q और 2Q हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कैची गुणा हो। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे P/2Q पूर्णांक है, P/2Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि P और Q पूर्णांक है। इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए √3 भी एक ऐसी होगी, परमेय संख्या होगी। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, विरोधाभास प्रमेय से।
√3 कैसी एक परमेय संख्या, लेकिन हमने माना क्या है, परमेय संख्या माना है, अपोजिट माना, इस वजह से हम क्या आ गया विरोधाभास। फिर में से क्या लिख सकते हैं, 2√3 एक अपरमेय संख्या है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यदि कोई रेखा एबीसी त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D और E पर प्रक्षेपित करे, तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। A, B और C, ठीक है। फिर आएगा रेखा भुजा AB तथा AC को क्रमशः D और E, AB और AC को कहाँ पे D और E पर प्रक्षेप करे, तो काट देंगे, ठीक है। ये हमारा D हो जाएगा और ये E, तथा भुजा BC के समांतर, यानी BC समांतर क्या दे रखा है, DE। तो सिद्ध में क्या करना है, AD बटे AB, AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC, ठीक है। तो देखते हैं दिया में क्या है, दिया है DE समांतर है BC के, और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC। देखते हैं उत्पत्ति में, त्रिभुज ABC से, ठीक है। तो देखो AD बटे DB, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC, मध्यबिंदु परिमेय से, ठीक है। ऐसे किससे लिख सकते हैं, मध्यबिंदु परिमेय से। अब इसे क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों को पलटने पर देखो क्या बन जाएगा हमारा, DB बटे में AD बराबर EC बटे में AE, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड एक एक जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में एक एक या एक जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर देखो DB बटे में AD प्लस 1 बराबर EC बटे में AE प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, A और D आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, DB प्लस का AD बराबर इसका एलसीएम AE आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा EC प्लस का AE। आगे देखते हैं DB प्लस AD, DB प्लस AD, तो पूरा हमारा AB हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AB बटे में AD बराबर EC और AE दोनों को मिला के क्या बन जाएगा हमारा AC। इसे लिख सकते हैं AC बटे में AE। ऐसे लिखेंगे पुनः पलटने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC, और यही हमसे सिद्ध कराया था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का घ। बिंदुओं A-1,7 तथा B4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सॉल्व करते से पहले रेखाखंड बना लेंगे, ये A हो गया और ये हमारा B। A के निर्देशांक -1,7 और B के कितने 4,-3, ठीक। इसे यहाँ कहीं खंडित कर दिया यानी तोड़ दिया, तो कितने में 2 और 3 में, तो ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा। तो फिर आगे विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी इसके निर्देशांक चाहिए हमें, x3 और y3 मान लो इसे, ठीक है। तो देखो दो बिंदुओं के निर्देशांक के कैसे निकालते हैं, x3 चाहिए, तो x3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m
x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, ठीक है। और बाई अगर 3 निकालेंगे तो बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा, m/2 प्लस n बाई 1 बटे में m प्लस n, ठीक है। तो देखो x3 बराबर क्या हो जाएगा, हमें m n x1 x2 m n बाई 1 और बाई 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा m हो जाएगा और ये n, ये x1 बाई 1 x2 और बाई 2, ठीक है। वैल्यू रख देंगे। m कितना हमारे पास 2 गुणा x2 हमारे पास कितना है 4 प्लस n 3 गुणा x1 माइनस 1 m प्लस n यानी 2 प्लस 3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस का माइनस में माइनस 3 एकम 3 और 3 और 2 5। x3 बराबर देखो 8 से 3 जाएगा 5 बटे 5, 5 से 1 1, तो x3 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 1, ठीक है। बाई 3 की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू कितनी है 2 गुणा बाई 2 कितना हमारे पास -3 प्लस n कितना हमारे पास 3 गुणा बाई 1 हमारे पास 7, m n की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3। तो यहाँ से देखो बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का प्लस 7 या 21 बटे में 5। तो बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा, 21 से अगर 6 जाएगा तो 15 बचेगा बटे में 5, 5 एकम 5 5 दिया 15। तो बाई 3 बराबर हमारे पास क्या आ गया 3, ठीक है। तो x3 और बाई 3 की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए निर्देशांक विभाजित करने वाले बिंदु के। तो यहाँ लिखेंगे विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 1,3। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का इंज्ञान, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो देखते हैं इसे। देखो क्या दे रखा है हमें, कोसेक थीटा बराबर 2। तो देखो कोसेक को क्या लिखते हैं, यहाँ से चेक कर लेंगे, लाल बटे प्लस यानी कर्ण बटे लंब, क्या लिखते हैं कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो इसके बटे में 1 हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और लंब की 1। तो हमें चाहिए क्या आधार और चाहिए ना, तो पाइथागोरस फिर में लगा देंगे, पाइथागोरस फिर में से, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना है 2, 2 का वर्ग, आधार हमें निकालना, लंब कितना दे रखा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, 95 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 का वर्ग, 4 से जाएगा 3, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे 1, आधार हमारे पास कितना आ गया √3, कर्ण हमारे पास कितना है 2 और लंब कितना है 1, ठीक है। अब वैल्यू में किसकी निकालनी है इसकी, यानी कि कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखो कॉट थीटा, कॉट की वैल्यू क्या होती है साइन कॉस टेन कॉट, यानी आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास कितना है √3 बटे लंब कितना है 1 प्लस, ठीक है। यहाँ नीचे लिख लेते हैं √3 बटे 1 प्लस, ओके। आगे देखो साइन, साइन क्या लेते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास 1 है और कर्ण हमारे पास 2 है बटे 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस को देखो क्या लेते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास √3 है और कर्ण हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखो √3 बटे 1 प्लस 1 बटे 2 बटे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 बटे 2, 2 से 2 काट देंगे और इससे 1 का इसमें गुणा और इससे 1 का इसमें गुणा, ठीक है। तो आगे देखो क्या बनेगा √3 बटे 1 प्लस 1 का 1 में गुणा होगा 1 बटे 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 2 प्लस √3। तो √3 का इसमें दोनों में गुणा होगा तो √3 का अगर 2 में गुणा होगा तो क्या आएगा 2
3 प्लस √3 का √3 करेंगे तो 3 प्लस 1 का 1 हम करेंगे 1, तो 2√3 प्लस 3 और 1 4/2 प्लस √3। ठीक है, अब हम 2 प्लस √3 का क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। ओके, तो देखो 2 माइनस √3 बटे में 2 माइनस √3। आगे देखते हैं, देखो 2√3 का अगर 2 में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4√3, और 2√3 का अगर 3 हम करेंगे तो देखो प्लस का माइनस में माइनस, 2 का यहाँ 1 है तो 1, और √3 का अगर √3 होगा तो 3, यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4 का √3 करें तो 4√3 बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक है, तो प्लस के 4√3 से माइनस के 4√3 कट जाएंगे, 8 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3, तो यहाँ से देखो 2, 4 से 3 जाएगा 1, यानी तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के सीरीज है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे हम। ए, बी और सी। ए के निर्देशांक मान लें क्या हो गया 5, -2, बी के निर्देशांक रखेंगे 6, 4 और सी के हो जाएंगे 7, -2। ठीक है, अब देखो हमसे कंडीशन क्या बोली है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या तो ए बी और बी सी बराबर हो जाए, या ए बी और बी सी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कंडीशन क्या है, सिद्ध में क्या करना है, या तो ए बी बराबर क्या हो जाना चाहिए बी सी। ठीक है, या ए बी बराबर बी सी हो गया, या फिर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, या ठीक, या फिर क्या हो जाए ए सी बटे बहुत सॉरी ए सी बराबर क्या हो जाना चाहिए बी सी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर आ जाएगी तो हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा समद्विबाहु, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए त्रिभुज की। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखो ये करने के लिए पहले मैं इनके और इनके बीच की हमें क्या जरूरत पड़ेगी दूरी की, तो दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी, देखो ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो हमने देखो क्या ले रखा है ए बी, ए और बी, तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, तो रख देंगे इसमें। x2 हमारे पास 6 माइनस x1 हमारे पास 5 है वर्ग प्लस y2 4 है माइनस y1 2 है, माइनस का तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वर्ग, तो यहाँ से देखो 6 से 1 जाएगा 5, सॉरी 6 से 5 जाएगा 1, 1 का वर्ग प्लस 4 और 2 6, 6 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 36 हो जाएगा, तो रूट के अंदर कितना आ गया हमारे पास 37। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी आ गई, अब निकालेंगे ए बी के आगे, अब बी और सी से, बी और सी के बीच की दूरी, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या नंबर बदल जाएंगे हमारे, क्योंकि बी और सी लिया, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो देखो x2 हमारे पास कितना है 7 माइनस x1 6 का वर्ग प्लस y2 माइनस का 2 है, और y1 कितना है प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, वर्ग, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 से 6 जाएगा 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ देखो 4 और 2 6, माइनस 6 का अगर वर्ग करें तो प्लस का कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 37, रूट के अंदर कितना आ गया 37। ठीक है, अब हमारा एक और बचा क्या बी सी, ए बी हो गया, सी ए निकाल दो, सी ए के बीच की दूरी बराबर
फिर बदल जाएंगे, ठीक है। x1 y1 x2 और y2। तो देखो x2 हमारे पास कितना है 5 माइनस x1 7 का वर्ग प्लस y2 हमारे पास कितना -2 और y1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 7 से 5 जाएगा -2 का वर्ग 4 प्लस -2 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। तो यहाँ रूट के अंदर क्या है 4 और रूट कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखो ए बी और बी सी की देखो रूट 37 आ गई और सी ए की कितनी आई 2। तो यहाँ क्या ले सकते हैं ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल सी ए। तो देखो समद्विबाहु के लिए हमें सिर्फ दो भुजाएं बराबर चाहिए होती हैं। तो देखो ए बी और बी सी यानी कि ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर हो, यानी यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो ये हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। तो देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखो रैखिक समीकरण में कौन दो दे रखे 3x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो पहले इसको सही से लिख लेंगे 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से 9x माइनस 3y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें देखना क्या अनेक हल होंगे। तो अनेक हल की कंडीशन क्या होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अगर अनेक हल होंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक। देखते हैं यहाँ से a1 हमारा कितना हो जाएगा 3, b1 माइनस 1 और c1 माइनस 2, ठीक है। यहाँ से देखते हैं a2 हमारा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, b2 माइनस 3 और c2 माइनस 6। तो बस अब ये वैल्यू हमें इसमें रखनी। a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, तो 3/a2 कितना हमारे पास 9 बराबर b1 हमारे पास कितना है -1, b2 हमारे पास कितना है -3, c1 हमारे पास -2 और c2 -6, ठीक है। तो काट देंगे 3 एकम 3 त्रिका 9, 1/3 आ गया बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ -1/3 माइनस माइनस 2 एकम 2 2 3 6, तो 1/3 यानी कि यहाँ इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो इसका पहले चित्र बनाते हैं। किसी बिंदु ये P हो गया, ठीक है, और 10 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन हो गया। तो इसका उन्नयन कोण कितना दे रहे 30 डिग्री। ओके, तो ये हमारा कितने का हो गया 30 डिग्री का, ठीक है। आगे भवन के शिखर पर एक ध्वज है, तो यहाँ इसके ऊपर एक ध्वज बना देंगे। आगे देखते हैं ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण कितना है 45। तो इसे बिंदु P रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना दे रहा है 45। ये तो ये बड़ा वाला हमारा कितने का हो गया 45 का, ठीक है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये इतनी दूरी ज्ञात करनी है ये, ठीक है। तो हम A मानेंगे, इसे B, ये P है, इसे क्या मान लेंगे C, ठीक है। आगे देखो 10 मीटर ऊंचे, तो इसकी भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, इसकी है नहीं तो हम इसे क्या मान लेंगे x और इसे आधार को a, ठीक है। आगे देखते हैं माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर क्या मान लेंगे x मीटर, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में, ठीक है। तो इसमें देखो लंब और आधार दे रखा है, तो tan में जाएगा तो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास कितना है 10 आधार, आधार कितना है a। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर 10/a।
क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, और हमें चाहिए कि इसकी एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में। ठीक है, तो फिर बड़ा वाला त्रिभुज है यानी 10 45 हो जाएगा। तो 10 45 बराबर लंब बटे आधा। तो देखो लंब कितना है ए से बी तक है यानी 10 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस एक्स और आधार सेम रहेगा यानी कि ए। तो 10 45 वैल्यू क्या होती है 1 और 10 प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा ए। कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो देखो एक का क्या है ए और ए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 10√3 बराबर। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 10 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो 10 का 75 कर देंगे तो 10√3 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा एक्स। 10 को कॉमन ले लेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 1। तो एक्स बराबर 10√3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर 10 गुणा यहाँ 1.732 से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.732। 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 732 और 0। ठीक है, तो 10 कितने बार लगा 3 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स बराबर 7.320 मीटर। ठीक है, यानी ध्वज दंड की हमारी लंबाई होगी। ओके, ध्वज दंड की लंबाई ये हमसे पूछा गया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का अगला। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसे। 2 अंकों से बनी है ना, तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर a। ठीक है, तथा दहाई का अंक क्या मानेंगे b। इसे भी मान लेंगे और इसे a। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी a और b। ठीक है, आगे क्या दे रखा संख्या के अंकों का योग कितना है 9। तो संख्या a बनी, a और b है, तो अंकों का योग कितना दे रखा है 9। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार a प्लस b बराबर कितना है हमारे पास 9। इसे समीकरण नंबर 1 रख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो, ठीक है, यदि संख्या के अंकों को क्या किया जाए पलट दिया जाए, तो यहाँ से देखिए इसमें देखो मूल संख्या जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्यों एक दहाई पे कितना a, तो इसलिए इसमें 10 जुड़ जाएगा, तो हमारी जो सही संख्या बनेगी मूल संख्या 10a प्लस b बनेगी। ठीक है, तो इससे हम क्या कलर कर देंगे पलट देंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे पलटने पर, पलटने पर। ठीक, तो अगर इस संख्या को हम पलटेंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 10b प्लस a। ठीक है, 10b प्लस a बन जाएगी, लेकिन उसने बोला कि पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो ये हमारी नई संख्या बन गई। क्या बन गई नई संख्या। यहाँ लिखेंगे पलटने पर नई संख्या, पलटने पर बनी नई संख्या। तो नई संख्या हमारी क्या बनेगी 10b प्लस a। ठीक है, अब लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्नानुसार पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से, यानी इन दोनों तुलना हो रही है किसकी मूल संख्या की और नई संख्या की। तो देखते हैं, देखो
पहले दोनों बराबर में लिख लेंगे 10a प्लस बी बराबर 10b प्लस ए बराबर हो गया। अब इनकी तुलना करना है तो इसलिए देखते हैं क्या करना है। तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक, यानी ये जो नई संख्या वो मूल संख्या से कितना अधिक है 27, ये वाली संख्या इससे 27 ज्यादा है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 27। ठीक है, अब यहाँ से इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 10b और माइनस का a। ठीक है, और यहाँ क्या है 27, तो 27 कितना हो जाएगा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो देखो 10a से अगर एक ए जाएगा तो 9 बचेगा, और b से अगर b जाएगा तो माइनस का 9b बराबर माइनस का 27। एक समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण एक में हम कितने का गुणा कर देंगे 9 का। ठीक है, समीकरण 1 गुणा 9 तथा 1 प्लस 2। ठीक है, तो देखते हैं अगर पहले वाले में 9 का गुणा करें तो हमारा समीकरण क्या हो 9a प्लस 9b बराबर 9 9 81। ठीक है, दूसरे वाले में कुछ नहीं सादे लिखना, तो 9a माइनस 9b बराबर माइनस का 27। इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, 9b से 9b कट जाएगा, 9 9 18a हो जाएगा। 18a बराबर यहाँ से देखो 11 से 7 जाएगा 4, 6 सॉरी 7 हो 4, 7 से अगर 2 जाएगा तो 5 और माइनस। आगे देखते हैं, सॉरी प्लस के बचेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या बचा हमारे पास 18a बराबर 54 हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 54/18। 18 1 18, 18 3 54, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब a का मान किसमें रखेंगे समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखोगे हमारे पास a प्लस बी बराबर 9, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 प्लस बी बराबर 9, तो b बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 3, यानी कि b बराबर 6 आ गया हमारा। ठीक है, b की वैल्यू कितनी होगी 6 और a की कितनी होगी 9। ठीक है, अब देखते हैं हमारा है क्या मूल संख्या, तो मूल संख्या देखते हैं। मूल संख्या हमारे पास कितनी है, मूल संख्या बराबर 10a प्लस बी है, इसमें वैल्यू रख देंगे 10 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b कितना है हमारे पास 6, तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 बराबर 36, यानी जो हमारी मूल संख्या आएगी वो कितनी आएगी 36। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की घ में। दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर ई सी। ओके, तो देखते हैं इसे। चित्र में दे रखा है इसने। ठीक है, क्या दिया ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी यानी ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के बराबर। हमें सिद्ध क्या करना है बी ई, यानी बी ई बराबर ई सी। ठीक है, तो देखते हैं दिया है ए बी बराबर ए सी, सिद्ध हमें क्या करना है सिद्ध करना है बी ई बराबर ई और सी। ठीक है, तो देखते हैं उपपत्ति में। अब देखो जो हमें दिया गया है यानी त्रिभुज क्या दिया ए बी और सी, तो इसमें देखो अगर बाहरी बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो जो उनकी लंबाइयां होती हैं वो एक दूसरे की कैसी होती हैं बराबर होती है। कैसी होती है बराबर, यानी कि ए डी किसके बराबर हो जाएगी ए एफ के, जब बाहर बिंदु कहाँ से देखेंगे ए से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए एफ। ठीक है, ऐसे ही जब बाहर बिंदु बी से देखेंगे ठीक है तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा बी ई के, बी डी बराबर किसके हो जाएगा बी ई के। ठीक है, अब जब बिंदु सी से देखेंगे तो क्या हो जाएगा सी एफ बराबर सी ई के।
तो सी एफ बराबर किसको हो जाएगा, सी ई। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी से। ठीक है, तो ए बी को देखो, ए बी को हम क्या ले सकते हैं, ए डी बट प्लस डी बी, क्या ले सकते हैं, ए डी प्लस का डी बी बराबर ए सी। ए सी को हम क्या ले सकते हैं, ए एफ प्लस में एफ सी, ए एफ प्लस में एफ सी। ठीक है, और हमें बस वैल्यू रखनी है, तो ए डी की वैल्यू कितनी है, ए एफ, तो ए एफ रख देंगे, ए एफ प्लस डी बी। ठीक, डी बी की जगह कितना है, बी ई, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, बी ई बराबर ए एफ को ए एफ ही रहने देंगे प्लस एफ सी, या सी एफ की जगह क्या रखेंगे, सी ई। ए एफ से ए एफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी ई बराबर में सी ई, और यही हमसे प्रूफ कराया गया था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का इंग्लिश। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। सॉरी, माध्यक दे रखा है कितना, 28.5। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग कितना है, 80। ठीक है, देखो वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखा है, तो हम इसमें संचयी बारंबारता और निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हमारी बारंबारताओं का योग हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता, बारंबारता का जो पहला पद होगा वही संचयी बारंबारता का पहला पद होगा, उसके बाद बारंबारता का दूसरा पद और संचयी बारंबारता का पहले पद को जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे इसे जोड़ देंगे, तो 25 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स, नेक्स्ट 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 को भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमारे पास देखो बारंबारताओं का योग कितना आया, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है, 80, तो इसके बराबर हम कितना रख देंगे, 80। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 माइनस 45। एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, और 7 से 4 जाएगा तो 3। ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इससे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखो हमें क्या दे रखा है, माध्यक कितना है, 28.5। ठीक है, माध्यक कितना उसने दे रखा है हमें, माध्यक बराबर 28.5 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो माध्यक 28.5 हो गया, तो ये कौन से वर्ग अंतराल में जाएगा, यानी कि 20 से 30 वाले में। ठीक है, और माध्यक का फॉर्मूला देखो क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ और गुणा में h। तो देखो मैं L n/2 सी एफ एफ और h की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन मानों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है, 20 से 30 है, तो इसका जो छोटा पद होगा यानी ये 20, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, L की, यानी तो L बराबर हमारे पास कितना आ गया, 20। ठीक है, आगे n/2, तो n/2 देखो कैसे निकालेंगे, n/2 बराबर योग कितना दे रखा है उसने, 80 दे रखा है, तो 80 बटे क्या कर देंगे, 2 से 80 को काट देंगे तो 40। तो n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, CF, तो CF देखो जो हमारा वर्ग अंतराल है, इससे जस्ट ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, C और F। और हमें अब किसकी जरूरत है, F की। F देखो जो हमारा वर्ग अंतराल है, इसकी जो बारंबारता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, F। और H यानी वर्ग अंतरालों का अंतर, तो अंतर कितने का है, H बराबर 10। ठीक है, बस यही वैल्यू हमें इसमें रखनी है। ठीक है, माध्यक हमें देखो 28.5 दे रखा है, तो 28.5 बराबर L हमारे पास कितना है, 20, प्लस n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40, माइनस CF हमारे पास कितना है, 5 प्लस एक्स, F हमारे पास 20 है, और गुणा में H की वैल्यू कितनी है, 10। सॉल्व कर देंगे, ये प्लस का है तो पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 28.5 माइनस 20 बराबर 40 का 40
माइनस का अंदर गुणा कर दे तो -5 -x हो जाएगा बटे में 20 और गुणा में क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ देखो 28.5 से अगर 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.5 बराबर 40 से 5 जाएगा तो 35 -x बटे काट देंगे 10 एकम 10 10 दूनी 20 तो नीचे कितना बचेगा 2 अपॉन में 1 और कैंची गुणा कर देंगे तो देखो कितना आता है 8.5 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना है 17 बराबर और 35 -x के अगर 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 -x। ठीक है, तो यहाँ देखो -x हो जाएगा 35। ओके, 17 का 17 रह जाएगा और जब 35 का 75 होगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो देखो -x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 18। माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 18, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें चाहिए कि इसका x और y दोनों का चाहिए। ठीक है, तो x की आ गई 18, यही वैल्यू हम किस में रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, तो देखो क्या समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर कितना हमारे पास 35, तो 18 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 35, तो y बराबर हो जाएगा 35 माइनस 18 तो y बराबर आएगा 17। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 18 और y की कितनी आएगी 17। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, यदि दो पास एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसे। दो पास एक साथ फेंके जाएंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, पहले पे 6 दूसरे वाले पे 6 तो इनका वर्ग कर देंगे 36, तो कुल संख्या हमारे पास कितनी आ जाएंगी 36। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से कितना होना चाहिए छोटा। तो देखते हैं कितनी कंडीशनें बनती हैं। ठीक है, तो देखो पहले पे क्या होना चाहिए 1 और 1। ठीक है, अगला 1 और 2 7 से छोटे हैं, फिर 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। अगर 1 और 6 लिखेंगे तो देखो 7 से छोटा आपने तो 6 एक साथ बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिख सकते हैं 2 और 1। ठीक है, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4। ठीक है, और 2 और 5 भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 2 5 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 1, 3 2, 3 3, 6 हो जाएगा, 3 4 भी नहीं लिख सकते। ठीक, आगे 4 और 1, 4 और 2। ठीक है, 5 के साथ अगर लिखते हैं तो 5 क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो टोटल देखते हैं कितने हुए, अब इससे आगे हो नहीं सकता। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कुल नंबर यानी 7 से छोटे कितने हो रहे हैं हमारे पास 15। ठीक है, तो देखते हैं 7 से छोटे होने की प्रायिकता। तो कुल संख्या कितनी है हमारे पास 36, वो कहाँ लिखेंगे नीचे। ठीक है, और प्रायिकता कितने हो सकती है 15। ठीक, काट देंगे तिरछे 15, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो जो प्रायिकता होगी वो हमारी कितनी आएगी 5/12। ओके।